हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड माई सेल्फ ऋषिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मार्च मंथ की करंट अफेयर्स। और अभी हम लोग इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स देखेंगे, कुछ टॉपिक देखने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट पार्ट इसकी आ चुकी है, ये सेकंड पार्ट है, यानी कि और भी जो बची हुई टॉपिक्स है इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी। प्लेलिस्ट में आकर आप सारे लेसन्स को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज की फर्स्ट टॉपिक से, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन से। तो ये है इको सेंसिटिव जोन। सो पहले ये समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों थी, फिर डिटेल में देखेंगे कि इको सेंसिटिव जोन किसको कहते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर डिक्लेयर करी है कि नेशनल चैम्बल जो सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, उसको यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। तो और देखते हैं न्यूज़ में क्यों थी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई करी है एक एरिया को, जिसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है 0 to 2 किलोमीटर। वो भी यहाँ पे नेशनल चंबल सेंचुरी है, ये इसको यहाँ पे नेशनल चंबल सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन यहाँ पे आपका कहा जा रहा है। यानी कि जो सेंचुरी है ना, उसकी यहाँ पे 0 से लेकर 2 किलोमीटर तक यहाँ पे एरिया को एक्सटेंड किया गया है। और इस एरिया को यहाँ पे कहा गया है कि ये जो चंबल सेंचुरी है, ये इसकी जो है यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन है। तो इस तरीके से कुछ प्लानिंग की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ऐसा कहा है कि एक जोनल मास्टर प्लान प्रिपेयर करें, जिसमें कि सारी चीज़ें हो, जैसे कि इस तरीके की एरिया को कैसे रीस्टोर करना है, जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे वाटर बॉडीज़ है उसको कैसे कंजर्व करनी है, जो कैचमेंट एरिया है उसको कैसे मैनेज करनी है, वाटर शेड मैनेजमेंट कैसे करनी है, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कैसे करनी है, सॉइल एंड मॉइस्चर यहाँ पे जो कंजर्वेशन हो वो कैसी होगी, लोकल कम्युनिटीज़ की ज़रूरत कैसी पूरी होनी है, और इस तरीके के एस्पेक्ट जो कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को ज़रूरत है, और ये सारी जो है एक अटेंशन ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इस सारी चीज़ों को देखते हुए जो है यहाँ पे इस तरीके का ऑर्डर दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो समझ गए कि फंडा क्या है, न्यूज़ में क्यों है। तो ये चीज़ें समझना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। समझते हैं कि इको सेंसिटिव जोन और इको सेंसिटिव एरिया ये दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन होती क्या है पहले ये समझते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 और 2016 से लेकर यहाँ पे एडवोकेट करी है किसी भी रीजन को जो कि आपका प्रोटेक्टेड एरिया के चारों ओर हो, और वेरी वाइटल, जिसमें कि हम लोग जो भी पैचेस है ना, यानी कि आइसोलेशन ऑफ पैचेस है, उसको यहाँ पे प्रिवेंट कर सके। जैसे कि आप लोग भी देखे हो कि ये जो आपका सेंचुरी है, इसकी 2 किलोमीटर तक जो है यहाँ पे आपका इसको जो है यहाँ पे आपका इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात की जा रही है। तो इस तरीके की जो जोन होगी ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल कॉरिडोर भी होंगे, जो कि यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव करने के लिए। अगर यहाँ पे हम लोग नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की बात करें, तो ये इंडिकेट करती है कि सारी आइडेंटिफाइड एरिया जो भी यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड एरिया के चारों ओर है, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसको यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है इसके तहत। इको सेंसिटिव जोन की बात करूँ तो ये डिक्लेयर किया जाता है प्रोटेक्टेड एरिया के चारों ओर, और ये आपका नोटिफिकेशन दिया जाता है, यानी कि जैसे कि हम लोग देखें कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया जाता है, और ये नोटिफिकेशन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसके बाद जो है इस तरीके का एरिया आपका बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइन इशू की जाती है कि इको सेंसिटिव जोन जो डिक्लेरेशन करना है, उसके लिए कुछ गाइडलाइन दिया जाता है कि नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अगल बगल जो है आपका किस तरीके से इस जोन को आप क्रिएट करोगे। साथ ही यहाँ पे जो नेचर है, यानी कि इको सेंसिटिव जोन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी, तो 2011 की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को स्पेसिफाई करेगी कि इस एरिया में क्या क्या चीज़ को रोकनी है, किस किस चीज़ को रेगुलेट करनी है, और किस किस चीज़ को यहाँ पे परमिशन करनी है। रोकनी क्या क्या है, यानी कि इस एरिया में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो जान माल की क्षति होगी और जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाएंगे, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। इको सेंसिटिव जोन है, यानी कि ऐसा जोन है जो कि हमारे इकोलॉजिकली फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसी कोई भी काम नहीं होनी चाहिए इस एरिया में जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो और यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी नुकसान हो। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग, खनन वगैरह से आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। साथ ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को पॉल्यूट करना, और साथ ही साथ यहाँ पे मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो ये सारी जो प्रोजेक्ट भी जो रहती है ना, तो उससे भी हमारी इन्वायरमेंट ख़राब होती है। उससे भी क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह से आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा कचरे वगैरह निकलते हैं। तो कचरे निकलने से भी जो है इस तरीके के अगर एरिया में वो अगर कहीं से भी एक्सपोज होते हैं, तो इससे जो है वो एरिया भी कहीं ना कहीं आपकी बर्बाद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रोका जाएगा।
साथ ही साथ रिस्ट्रिक्टेड जो की जाएगी ना, वो कुछ यहाँ पे सेफगार्ड के साथ रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, यानी कि जो ट्रीज़ है उसको काटना यहाँ पे मना है, एकदम नहीं काटना है। साथ ही होटल्स और जो रिसोर्ट को यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करना है तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पे नहीं होगी। ड्रास्टिक चेंज अगर एग्रीकल्चर सिस्टम में आ रही है तो उसको भी नहीं करना है। रोड को जो चौड़ा करना है ये भी आपका जो है इसको भी देखा जाएगा। इंट्रोडक्शन है किसी भी एक्जॉटिक स्पीसीज़ का, तो ये सारी चीज़ जो है ना यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन किसी सेफगार्ड के साथ यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। दूसरी है कि यहाँ पे परमिशन किस किस चीज़ का दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, यानी कि जो बारिश होती है बारिश के पानी को यहाँ पे सेव करके रखना है। ऐसे सेव करके रखना है कि जब वाटर की स्कार्सिटी हो और जो यहाँ पे आपकी नॉन मानसून सीजन होती है तो उस समय हम लोग इस वाटर को आराम से इस्तेमाल कर सके। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप लोग समझ रहे हो कि इससे क्या होता है ना कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इससे ना ही इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, ना ही यहाँ पे फार्मर्स के हेल्थ को नुकसान होता है, और ना ही इससे जो है हम जैसे कंज्यूमर के हेल्थ को नुकसान हो रहा है। तो हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना है। ऑन गोइंग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है यही चलती रहनी चाहिए। तो अगर इसी तरीके से जो हम लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा ना इन्वायरमेंट को कहीं से नुकसान है, ना ही हमारे हेल्थ को नुकसान होता है। बस थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र देने से जो है प्रॉब्लम होती है, सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब होती है। तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे भी आज की डेट में जो है मॉडर्नाइजेशन करके हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम एक्स्ट्रा से चेंजेस आ रही है एग्रीकल्चर में, कुछ एकदम हाई लेवल का आपका टेक्नोलॉजी लगाया जा रहा है जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे लोग जो है उनको यहाँ पे क्षति हो रही है। तो ये सारी काम को यहाँ पे परमिशन दिया गया है, और आप लोग देख चुके हो कि कौन कौन से काम को यहाँ पे रोका गया है। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हो। थोड़ा सा आप लोग को दिमाग ओपन करके इस तरीके की चीज़ों को आप लोग को पढ़नी है कि कौन कौन चीज़ जो है इस एरिया में आपका प्रोहिबिटेड होगा और किस किस चीज़ों को यहाँ पे परमिशन दी जाएगी। पैरामीटर्स देखिए जो कि यहाँ पे आपका कंसीडर किया गया है कि किस एरिया को किस बेसिस पे आप लोग बोलोगे कि ये इको सेंसिटिव जोन है, तो कुछ तो क्राइटेरिया यहाँ पे रखा जाएगा ना। तो वही सारे क्राइटेरिया को देखते हैं। इन जनरल क्या है कि कुछ फॉलोइंग आपकी पैरामीटर्स है जिसको कंसीडर किया जाता है, जैसे कि प्रोटेक्टेड एरिया की पूरी डिटेल होनी चाहिए, साथ ही इको सेंसिटिव जोन एरिया को प्रपोज करना और इसको एक्सटेंड करना, अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी हो, अच्छे खासे आपकी जो है नंबर में फ्लोरा और फोना हो, साथ ही यहाँ पे आपके विलेजेस भी हो, यानी कि लोग भी रह रहे हैं, फ्लोरा फोना भी रह रही है, हमारे रिच बायोडाइवर्सिटी है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग स्पेशली प्रोटेक्ट करने के लिए ना इको सेंसिटिव जोन बना रहे हैं। दैट्स इट। अगर हम लोग 2011 की गाइडलाइन के थ्रू देखें तो यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के लिए जो प्रपोजल है ना वो यहाँ पे स्टेट के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, और बहुत सारे पैरामीटर्स को भी वो लोग कंसीडर करते हैं, फिर इसको फॉरवर्ड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। फर्दर उनकी तरफ से जो है प्रोसेस किया जाता है, नोटिफिकेशन दी जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इको सेंसिटिव जोन को जो एक्सटेंड किया जाता है, जो इको सेंसिटिव जोन की विड्थ है और जो टाइप ऑफ रेगुलेशन है वो यहाँ पे डिफर होता है। यानी कि एक आपका प्रोटेक्टेड एरिया में जो आपका यहाँ पे जितनी भी आपकी यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेगुलेशन है तो ये आपका डिफर होगा दूसरी जगह से, अगर कंपेयर करें तो डिफर होगा। यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया हर जगह तो एक है, लेकिन वहाँ पे आप लोग देखोगे कि लेवल जो आपका गाइडलाइन इशू करने का होता है या फिर रेगुलेशन कैसी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट है कि नहीं। क्योंकि आप लोग देखते हो कि हर एक जगह जहाँ पे भी हमारी इस तरीके की प्रोटेक्टेड एरिया है, चाहे नेशनल पार्क हो चाहे हमारी जो है सेंचुरी हो, तो ऑल ओवर द इंडिया में है वो। आप लोग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं भी चले जाओ आपको वो दिखेगा ही। तो हर जगह की टेम्परेचर के हिसाब से या फिर आपकी वहाँ की क्लाइमेट वेदर या फिर वहाँ के लोकल स्पेसिस कितनी बायोडाइवर्सिटी रिच है, कितना वहाँ पे फ्लोरा फोना है, कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ कितने, तो ये सारी चीज़ों पे जो है ना हर एक स्टेट में हर एक जगह पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से वहाँ पे स्पेशल गाइडलाइंस आपकी पब्लिश की जाती है। ओके, इन केस जहाँ पे सेंसिटिव कॉरिडोर कनेक्टिविटी और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस जो है और साथ ही साथ जो लैंडस्केप लिंकेज है उनके लिए अगर क्रूशियल है तो ये आपका 10 किलोमीटर्स तक भी बढ़ाया जा सकता है। इतना तो आप लोग को ध्यान रखना है कि 0 से 2 किलोमीटर तो ये आपकी एकदम स्टैंडर्ड से इको सेंसिटिव जोन का जो है ये आपका लेंथ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उन सारे एरिया में जो है ना 10 किलोमीटर्स तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। फर्दर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करी है कि किस केस में, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन के केस में, जो कि यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड एरिया के चारों ओर होता है, तो मिनिमम जो है ना 10 किलोमीटर यहाँ पे बफर होनी चाहिए चारों ओर, जिसको कि हम लोग इको सेंसिटिव जोन ही ट्रीट करेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी दावा है, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे परमिशन दे दिया है कि सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही यहाँ पे बढ़ाना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ओके, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरीके की चीज़ें कि कितना आपका यहाँ पे विड्थ वगैरह है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब फिर भी देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। ऐसा तो है नहीं हमारे कंट्री में कि कुछ भी हम लोग प्रोग्राम वगैरह लेकर आते हैं या कुछ भी हम लोग डिसाइड करते हैं तो उसके पीछे इश्यूज़ नहीं होते। इश्यूज़ तो हर एक चीज़ के पीछे होते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है,
ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, इसमें क्या है ना कि इको सेंसिटिव जोन के इम्प्लीमेंटेशन का सर्वे किया गया था, और ये रिवील करती है ना कि ये यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन की जो कंसेप्शंस है ना, वो ना सिर्फ यहाँ पे आपकी इल है, यानी कि मतलब कि ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ही बेकार सा कंसीव किया गया है। ये एक एक्सक्लूशनरी यहाँ पे मोड ऑफ कंजर्वेशन है, जो कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करी थी और उनके लाइवलीहुड को देने से वो डिनाई कर दी थी। मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप जानते हो वन ऑफ द बहुत ही ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे जो इस तरीके का इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था ना, तो वहाँ पे लोगों के प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है। बट इसमें क्या हुआ ना कि वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ को ही डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी कि उस जगह से हटा के दूसरी जगह रख दिया गया, और साथ ही साथ उनकी जो लाइवलीहुड है, उनकी जो डेली बेसिक नीड्स उनको जो प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज़ों से उनको मना कर दिया गया। तो जो भी लोग यहाँ पे रह रहे थे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया में रह रहे थे, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया इन सारे कंसल्टेशन प्रोसेस से, जिसमें कि हम लोग इको सेंसिटिव जोन को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था इस वाले रीजन में, ठीक है। और अगर आप लोग देखोगे कि ये जो इको सेंसिटिव जोन है, ये ना तो ओनरशिप के राइट, यानी कि जो लोगों की राइट होती है लैंड रिसोर्सेज के ऊपर, इसको ही सिर्फ अफेक्ट नहीं करती, बट यहाँ पे लैंड यूज चेंजेस हो जाती है। यानी कि देखिए, जो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया में आप लोग को पता है कि ट्राइबल पीपल को रहने का, यानी कि लोकल कम्युनिटीज़ जो भी वहाँ पे रहते हैं, उनको रहने का पूरा हक है, और उस ज़मीन पर और उस पेड़ पर जो है उनका पूरा हक होता है कि वो अपने लाइवलीहुड को स्पेंड करने के लिए, वो अपनी जो है दिनचर्या को चलाने के लिए, उनके पास पूरा हक होता है कि वो इस तरीके के लैंड का कैसे इस्तेमाल करें, ट्रीज़ का कैसे इस्तेमाल करें, वुड का कैसे इस्तेमाल करें। तो उनके ऊपर पूरा फ्रीडम होता है, और साथ ही वो कंजर्व भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भूखे हैं और पूरी तरीके से जो बर्बाद करते, नहीं, वो बर्बाद नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कंजर्व करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो लैंड रिसोर्सेज के जो पीपल है ना, जिनका यहाँ पे ओनरशिप राइट है, उसको ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है ये इको सेंसिटिव जोन। साथ ही साथ आप लोगों को ज़मीन कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपका डूज एंड डोंट्स लग जाता है ना, तो यहाँ पे आपके रेगुलेशन गाइडलाइंस आ गए, तो लोगों को उसी तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी तरीके से जो है उनको चलना पड़ता है। तो उनका जो तरीका था कि किस तरीके से वो लैंड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, तो ये चेंज हो जाता है। जो ट्राइबल पीपल है ना, वो यहाँ पे रिसाइड करते हैं इस एरिया में, और उनकी जो लाइवलीहुड है वो यहाँ पे अफेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर वो डिपेंड होते थे। तो रिसेंटली जो 17 विलेज है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यहाँ पे इस तरीके की जगह पे रहते थे, तो वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इको सेंसिटिव जोन जो यहाँ पे आपका प्रपोज किया जा रहा था, तो उनके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस तरीके के प्लान को हटाने के लिए। तो उनका ये डर रहता है कि उनकी जो यहाँ पर राइट होती है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को कलेक्ट करना, साथ ही अपने जीवन को निर्वाह करना, तो ये सारी चीज़ें उनकी अफेक्ट होने लगती है, कहीं से कहीं बाधित ना हो जाए। तो वो इस डर को रोकने के लिए जो है, इस डर को हटाने के लिए जो है, वो इसके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट करते हैं। स्टेट जैसे आप देखोगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और गोवा है, वो भी यहाँ पे माइनिंग एरिया जो है वो आउट ऑफ रखते हैं, यानी कि इको सेंसिटिव जोन से वो बाहर ही रखते हैं। तो उनकी इकोलॉजिकल वैल्यू को ये भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी ग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस जो है ना, अब तक यहाँ पे नहीं किया गया है इस तरीके के मोस्ट प्रपोजल में। स्टेट जो है वो यहाँ पे हेजिटेट करते हैं इको सेंसिटिव जोन को फाइनलाइज करने में, क्योंकि ये इनके फाइनेंस को हैम्पर करती है। एक तरीके से इनका जो है एक फंडिंग यहाँ पे मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं, तो इस तरीके से उनकी जो फाइनेंस है ना, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है, इसलिए वो इसको इको सेंसिटिव जोन को फाइनलाइज नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री को बंद करना पड़ता है, टूरिज्म एक्टिविटी को बंद करना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों से जो है स्टेट गवर्नमेंट को पैसे बहुत आते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस है, लेकिन फिर भी जो है बहुत लंबे समय तक हम लोग लॉकडाउन में रहे, सारी चीज़ें बंद रही हैं। तो आज की डेट में इंडस्ट्री को ओपन किया जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री जो ओपन हो जाती है ना, तो इससे थोड़ा बहुत जो है सहूलियत हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, उनको जो है यहाँ पे फाइनेंस वगैरह मिलने लगती है। साथ ही टूरिज्म एक्टिविटीज़ से तो बहुत ज़्यादा ही पैसा आता है। आप लोग को पता है कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ ऐसी ही है जो कि पूरी तरीके से टूरिस्ट पे ही डिपेंडेंट है। वहाँ पे टूरिस्ट आती है तो ही उन लोग की जो है रेवेन्यू इंक्रीज़ होती है, रेवेन्यू मिलती है। तो इस तरीके से जो है स्टेट जो है ना, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन में उनको जो है इंडस्ट्री को बंद करना पड़ता है, और उस एरिया में इंडस्ट्री को चालू भी नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पे कोई भी क्वांटिफिकेबल क्राइटेरिया नहीं डिफाइन किया गया कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, यानी कि इको सेंसिटिव जोन में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, ये सारी चीज़ भी नहीं रखी गई है। अगर हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया की केस में देखें, जो कि अर्बन एरिया में, जैसे कि ग्यूंडी नेशनल पार्क है चेन्नई में, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है, तो इको सेंसिटिव जोन जो है ना, वो अपनी रेलिवेंस ही खो देगी अगर हम लोग इको सेंसिटिव जोन की प्रोविजन देखें, जो कि यहाँ पे हेवीली पॉपुलेटेड एरिया में अगर अप्लाई करें, तो ये क्या करेगी कि उनको लिमिट
कर देगी, यानी कि इको सेंसिटिव जोन को एक्सटेंड करने में ये लिमिट कर देगी, फ्यू मीटर्स ही हो पाएगी, यहाँ पे आपका 2 किलोमीटर तक भी नहीं हो पाएगा। तो ये एडवर्सली अफेक्ट करेगी जो कि सिटीज़ की डेवलपमेंट है। तो ये दोनों तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक साइड क्या है कि लोगों को जो है यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स जो है उनकी राइट कहीं ना कहीं खो जाए तो वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। दूसरे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें इको सेंसिटिव जोन को अगर डिक्लेयर कर देंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें लिमिट करनी होगी जिससे कि उनको फाइनेंस नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ पे इस चीज़ को डरते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे कानून बनाया गया है, इस तरीके का इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात की जा रही है जस्ट बिकॉज हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे ह्यूमन हेल्थ को कंजर्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है ना वो इंक्लूड नहीं हो रहे। ठीक है, तो इंक्लूड नहीं हो रहे, सब अपना अपना यहाँ पे फ़ायदा देख रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। तो इको सेंसिटिव जोन बनाया तो बनाया कैसे जाए और किसके द्वारा यहाँ पे बनाया जाए, तो ये सारी बात है। अब यहाँ पे बात आ गई है नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में। तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग को देखना होगा क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ गई, तो क्वेश्चन तो इसी से बनेगी। तो नेशनल चंबल सेंचुरी जो है इसको हम लोग नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी कहते हैं, जिसको नेशनल सेंचुरी 1979 में आपका डिक्लेयर किया गया था। और ये आपका 3 स्टेट में है, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान। ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान, ये 3 स्टेट में आपका ये मिलाकर सेंचुरी है। और ये आपका जो बनाया गया था ये चंबल रिवर के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे आपको नेचुरली लिविंग पॉपुलेशन जो है 75% जो है घड़ियाल की देखने को मिलेगी। और घड़ियाल आप लोगों को पता है कि यूपीएससी की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछी गई है, आगे भी पूछने की चांस है। और ये जो सेंचुरी है यहाँ पे हार्बर नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, जैसे कि फ्रेश वाटर गैंगेटिक डॉल्फिन है। अगेन ये यूपीएससी की प्रिय आ गई। 9 स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल है, ये भी आपकी यूपीएससी की प्रिय है। और यहाँ पे 290 माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ पे बर्ड देखने को मिलेगा। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ये सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी स्पीसीज है ना सब यूपीएससी की प्रिय है, तो इसलिए आप लोग को इसको ध्यान में रखना होगा। नेशनल चैम्बल सेंचुरी की बात करूँ तो ये पहली और सिर्फ ट्राइस स्टेट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में है जिसमें कि ब्रीडिंग पॉपुलेशन आपको घड़ियाल की देखने को मिलेगी। अब देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे लिख दी, मतलब कि ये स्टेटमेंट तो ऐसी है जिसको आप लोग को अपने जहन में घुसा लेना चाहिए और एकदम से जो है आपके खून में ये दौड़ना चाहिए ये वाली बातें। क्योंकि देख लीजिए ये पहली है और सिर्फ ऐसी है जो कि 3 स्टेट है, यहाँ पे एमपी, यूपी और राजस्थान है। और रिवराइन प्रोटेक्टेड है क्योंकि चंबल रिवर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। और यहाँ पे घड़ियाल की जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है वो आप देख सकते हो 75% तक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे इतना घड़ियाल कर लिए तो मॉर्निंग में आप लोग इसकी दर्शन भी ले लीजिए, प्रणाम कर लीजिए इनको, है कि नहीं। इनसे कभी आपका सामना ना हो सके बस यही मनाइए क्योंकि एक बार भी आओगे ना तो फिर बच नहीं पाओगे। तो नेटिव एक्सटेंट क्या है, कहाँ ये रहते हैं, ये हमारे देश के अलावा जो है नेपाल और बांग्लादेश में भी मिल जाएंगे। थ्रेट अगर देखिए तो थ्रेट किस किस चीज़ की है, तो इनकी हैबिटाल डिस्ट्रक्शंस है, यानी कि जहाँ भी रहते हैं इनका जगह बर्बाद हो रहा है क्योंकि उस जगह पे डैम बनने जा रहे हैं, बैरेज है, सैंड माइनिंग हो रही है, वाटर एब्स्ट्रक्शन है, साथ ही फिशिंग नेट में जो है ये फंस भी जाते हैं कई बार, इतने बड़े होते हैं और ऐसे होते हैं ये पता नहीं फिशिंग नेट में। फिशिंग नेट तो बहुत बड़ी होती है, हालांकि मैंने कभी सामने से नहीं देखी है, बट बस यही सब जो है वीडियो वगैरह में देखी हूँ। तो फिशिंग नेट में तो बहुत सारी चीज़ है जो कि बहुत अदर स्पेसिस भी फंस जाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। एग हार्वेस्टिंग है इनके सब्सिडेंस फूड के लिए, तो ये रिपेरियन रेसिडेंट जो होते हैं ना वो एग हार्वेस्टिंग भी करते हैं, यानी कि अंडे वगैरह भी देते हैं, तो वो भी इनका चल जाता है। तो ये सारी जो है इनकी प्रॉब्लम है। कंजर्वेशन स्टेटस आप रट्टा मार लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये आपके प्रिय हो चुके हैं। तो लिस्टेड है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के स्केड्यूल 1 में, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। और वैसे भी यूपीएससी को बहुत प्यार होता है ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, ये इनके जो है ना फर्स्ट लवर है, मतलब यूपीएससी के हर बार आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके के स्पीसीज से तो एक बार जो है डिटेल पूछ ही लेंगे। अब बताइए ऐसा है क्या कि आप लोग बैठ के हर स्पीसीज़ के बारे में रट्टा मारो। कई बार ऐसे आप लोग पूछते भी हो क्वेश्चन कि मैम सारे स्पीसीज़ के बारे में रट्टा कैसे मारें, तो भैया रट्टा नहीं मारनी है। ये जो ऐसे जो इस तरीके से जो आपकी न्यूज़ से निकल कर आती है ना, बस आपको ये थोड़ा सा पढ़ लेना है। अब ऐसा नहीं कि पूरे साल में आपने बस एक ही बार इसको देखा होगा, पूरे साल में अगर न्यूज़पेपर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको ना ये कम से कम जो है ना 20 से 25 बार ये मिल जाएगी घड़ियाल जी। तो घड़ियाल ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैंगेटिक डॉल्फिन मैं ही इतना बार बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं नींद में भी इसे जो है ना उसे क्या बोलती हूँ कि नींद में भी मुझे याद आती है। तो इनकी जो है बात हमेशा रिपीट होती है, कहीं ना कहीं आपको मैगजीन्स में मिलेगी, न्यूज़पेपर में मिलेगी, इस तरीके के जो हम लोग विजन आइज की मैगजीन डिस्कस करते हैं इसमें भी बहुत सारा मिलता है आपको।
तो पढ़ते जाओगे ना, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको ऐसा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। रट्टा मारने बैठोगे तो फिर घड़ियाल की डिटेल्स जो है आप डॉल्फिन में लिख के आओगे, डॉल्फिन की डिटेल्स जो है आप सेरस क्रॉन में लिख के आओगे, तो ये दिक्कत करोगे, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि एक रिपोर्ट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट। तो पानी से रिलेटेड जो भी आपकी होती है वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक तो आपको देखने को मिलेगा वाटर स्ट्रेस, वाटर डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड तो आपको मेंस में आंसर लिखना है। तो एक ब्यूटीफुल सा आंसर आप लोग हमेशा क्रिएट करके रखा कीजिए। अब न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की पब्लिश की गई है, और इसकी टाइटल क्या है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखिएगा, कभी कभी टाइटल भी पूछ लेती है, और आपकी जो स्टेट पीसेस है उसमें तो ज़रूर पूछा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है, जो कि यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर बताती है कि वाटर का क्या स्टेट है, कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, वो भी वर्ल्ड की फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की। और इसका एम यही है कि एक अच्छा खासा डिसीजन लेना है, जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल वाटर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें और फॉर्मुलेट करें। अब ये जो पब्लिश की जाती है, ये यूनेस्को के द्वारा पब्लिश की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशन वाटर, ये याद रखनी है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसकी थीम भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम वर्ड है, क्लाइमेट चेंज, हर जगह आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम है ना, ये कोऑर्डिनेट करती है 31 आपकी यूनाइटेड नेशन वाटर मेंबर है, और पार्टनर्स है वो भी वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में। 2020 की एडिशन अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल लिंकेज है, यानी कि वाटर और जो क्लाइमेट चेंज है, इनके बीच में जो इश्यूज़ है ना, उसी को एड्रेस किया जा रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि आज आप लोग देख रहे हो कि वाटर की कितनी स्कार्सिटीज़ हो रही है, बहुत सारे जगह पे ऐसे भी है ना कि वाटर कंटामिनेट हो रहे हैं। इट मीन्स कि उसमें आपको क्लोरीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, आर्सेनिक की कंसनट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी, बहुत सारी जगहों पे आपको जो है ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होते हुए दिखेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है हम लोग डे बाय डे देख रहे हैं, और ये बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं है। तो इसलिए हम लोग को जो है ना अच्छी तरीके से वाटर को मैनेज करके चलना है, कि आगे आने वाले भी 100 दशक तक जो है पानी कभी ख़त्म ना हो। रिपोर्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि वाटर जो है रेयरली अपीयर्स होते हैं इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके इश्यूज़ आप लोग देखोगे कि वाटर है तो फूड सिक्योरिटी है कि नहीं, जल ही जीवन है। अब जल से आप लोग सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, भोजन मिल पा रहा है हम लोग को, क्योंकि हमारे जो क्रॉप्स फसल है वो सिंचाई होते हैं, तो सिंचाई में पानी की ज़रूरत होती है। एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, पोवर्टी रिडक्शन हो रहा है, तो सारी चीज़ें तो पानी से ही रिलेटेड है। तो इसलिए पानी तो यहाँ पे बेसिक चीज़ हो गई। साथ ही यहाँ पे कंक्लूड किया गया है कि हम लोग को इसकी इम्पैक्ट और जो क्लाइमेट चेंज की जो यहाँ पे ड्राइवर है उसको रिड्यूस करना है। और यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत होगा कि एक सब्सटेंशियल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कि अर्थ की जो लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज़ करना है, और फिर उसको रीयूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब आइए यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन वाटर, इसके बारे में देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट करती है यूनाइटेड नेशन की जितनी इंटिटीज़ है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एफर्ट्स को यहाँ पे, जो भी यहाँ पे वाटर और सैनिटेशन इश्यूज़ पे काम करते हैं। मेंबर कौन कौन है, तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ है, कुछ प्रोग्राम है, फंड है जो कि वाटर रिलेटेड मैंडेट किए गए हैं। पार्टनर्स कौन कौन है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल यूनियन है, एसोसिएशन है, कुछ अदर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है जो कि वाटर के यूज़ में एक्टिवली यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इनके मेंबर्स और पार्टनर्स की बात करूँ तो ये यहाँ पे वाटर और सैनिटेशन पॉलिसीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्या क्या प्रोग्रेस है उसकी रिपोर्ट लेकर आते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं 2 एनुअल यहाँ पे ग्लोबल कैंपेन, जो कि वर्ल्ड वाटर डे और वर्ल्ड टॉयलेट डे में है। तो दो समय ऐसा ही आती है जहाँ पे ये लोग जो है एक एनुअल ग्लोबल कैंपेन्स लेकर आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखें कि थीम क्या है, उसकी इश्यूज़ क्या क्या है, और साथ ही रिकमेंडेशन भी दी गई है। तो इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि टाइम हो रही है हमारी। तो थीम की बात करूँ तो थीम पहले है कि वाटर अवेलेबिलिटी देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और इकोसिस्टम देखें। तो यहाँ पे क्या इशू है, सबसे पहले इशू यही है कि यहाँ पे जो रिस्क है वाटर को लेकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सैनिटेशन और हाइजीन, इसको हम लोग वॉश भी कहते हैं, यानी कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इंफ्रा, यहाँ पे इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगेन रिस्क है, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर अच्छी खासी जो है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे, और रूफ में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे, तो बारिश की पानी जो है आराम से आप लोग सेव करके रख सकते हो, और बुरे वक्त में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ जो सैनिटेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डैमेज है, फ्लडिंग हो जाती है, कहीं भी आप लोग देखो कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई तो लो फ्लडिंग हो गई। तो बहुत हर एक बार जो है मानसून आती है तो कहीं ना कहीं किसी किसी रीजन को रुला के ही जाती है, तो ये भी आप जानते हो। यहाँ पे और क्या इशू है कि रिस्क जो वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जैसे अभी मैं बोली कि जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ। और
उसके बाद रिकमेंडेशन दिया गया है कि हम लोग को अनकन्वेंशनल जो सोर्सेज है जैसे कि कोस्टल रिजर्वायर है, वाटर डिसैलिनाइजेशन है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हार्वेस्टिंग है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को यूज़ करना चाहिए। तो साथ ही साथ हम लोग को जो वेस्ट वाटर रीयूज़ है एग्रीकल्चर में उसको बढ़ानी चाहिए। यानी कि एग्रीकल्चर में जो हम लोग वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि फिर से उसको हम लोग साफ़ करके फिर से इस्तेमाल कर सके। और कोई और भी सेक्टर्स है जैसे कि मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग घर पे सबके घर पे तो आर होगा ही, नहीं है तो आर तो है ही, मतलब कि नहीं है तो जितने की लोग में है, या फिर आप लोग अगर जानते हो आर तो जानते हो उसमें क्या होता है कि जितना पानी आप लोग जो है फ़िल्टर करके भरते हो उससे उतनी ही पानी जो है आपकी जो है वेस्ट हो जाती है। तो उसको भी आप लोग सेव करके रख सकते हो। ऐसा कुछ प्रोविज़न लगा दीजिए कि उसमें पाइप आप लोग जो है एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंशन लगा दीजिए पाइप का, और वो आपके प्लांट तक जाए। या फिर उसमें आप लोग जो है नीचे कुछ बकेट वगैरह लगा दीजिए कि वो जो पानी जितनी आपकी निकलती है उसको आप लोग फर्दर जो है प्लांट वगैरह में, गार्डन वगैरह में देने के लिए, या फिर आप लोग के घर में व्हीकल्स है, 2 व्हीकल 4 व्हीकल, तो उसको धोने में काम लगाओ। तो इस तरीके से वाटर का इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं। और वेटलैंड को रीस्टोर करना ज़रूरी है जिससे कि फ्लड नहीं आएगी, हमारी ड्रॉट नहीं आएगी, वाटर प्योरीफाई रहेगी और बायोडाइवर्सिटी भी हमारी बनी रहेगी। तो ये तो थी हमारे लिए वाटर के बारे में। ये वाटर रिलेटेड जो है आपका अवेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम के लिए। सेकंड जो है वो है वाटर रिलेटेड एक्सट्रीम और रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या इशू है? इसमें इशू है कि 74% जो सारे नेचुरल डिजास्टर्स है जो कि 2001 से लेकर 2018 के बीच में आए हैं ना, वो यहाँ पे वाटर रिलेटेड है। अगर हम लोग 20 साल पहले देखें तो फ्लड और जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है और यहाँ पे जो लोग अफेक्ट हुए हैं ना, वो यहाँ पे मोर देन आपका 3 बिलियन पीपल्स भी है। यानी कि 3 बिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है ना वाटर से रिलेटेड यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स के कारण जो है वो लोग अफेक्ट हुए हैं। और इससे टोटल इकोनॉमिक डैमेज कितनी हुई है? तो यूएस डॉलर में आप लोग देख सकते हो कि 700 बिलियन तक का डॉलर हुआ, 700 बिलियंस तक का यहाँ पे हमारी जो है डैमेज हुई है। तो एक ह्यूज लॉस हम लोग कह सकते हैं कि वाटर को हम लोग सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे, और इससे रिस्क कितना है, इससे हम लोग को यहाँ पे इश्यूज निकल कर आ रही है। रिकमेंडेशन दिया गया है कि हम लोग को हार्ड मेजर्स लेने की ज़रूरत है। वाटर स्टोरेज तो बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लाइमेट प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, यानी कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएट करना है कि जो क्लाइमेट आप लोग आज के डेट में देख रहे हो कि अभी क्या है कि एम्फन जो है साइक्लोन आ रही है। एम्फन साइक्लोन से क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा वो सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गई। उससे क्या हो रहा है कि उससे जो है आपकी जितनी भी घर वगैरह है, जो कच्चे हाउस वगैरह थे वो सब आपके अपरूट हो गए, ट्रीज़ वगैरह अपरूट हो गए, बहुत सारे बिल्डिंग्स टूट रहे हैं। मतलब कि एकदम ऐसा नहीं है कि 60 स्टोरी बिल्डिंग टूट गई, नहीं नहीं नहीं, आपके जो हल्के फुल्के जो है वो सारे क्रैक हो रहे हैं। हालांकि मेरे भी फ्रेंड्स की जो ऑफिस है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, तो उनकी भी ऑफिस की जो शीशे वगैरह है वो पूरे टूट गए, इतने हाई स्पीड विंड थे। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आप लोग देख रहे हो कि ये क्या है कि पानी मतलब कि बारिश इतनी तेज़ थी और विंड इतने तेज़ थे, तो इस तरीके का जो है प्रॉब्लम हो गया। तो क्लाइमेट प्रूफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके का आपका अगर वाटर रिलेटेड इतनी तेज़ बारिश भी आती है तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर वर टूट वूट के बह जाए। और क्रॉप रेसिलियंट या इम्प्रूवमेंट करनी है, जैसे कि हम लोग फ्लड और जो ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप वेराइटी है इसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि उड़ीसा वाले एरिया में अगर कोई भी क्रॉप लगाया होगा तो वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। इतने हाई अगर आपकी रेनफॉल होती है बहुत स्पीड में, और साथ ही हेल्थ स्टॉर्म भी होती है, अगर ओला वगैरह भी गिरते हैं तो उससे हमारे जो क्रॉप्स है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो ऐसा हम लोग को हार्ड मेजर्स लेना होगा इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए। सॉफ्ट मेजर में बात करें तो ड्रॉट और जो यहाँ पे आपकी फ्लड इंश्योरेंस है ये कराने की ज़रूरत है। फॉरकास्टिंग करना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम देना चाहिए। जैसे कि अभी साइक्लोन वगैरह आई थी, ये जो एम्फन साइक्लोन आ रही है, तो इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत अच्छा दिया गया। हमारे जो एनडीआरएफ है वो सारे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे डिप्लॉय हो गए और बहुत अच्छे से वो लोग मैनेज भी कर रहे हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, फॉरकास्टिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि लोगों को बचाया जाए और जो हमारी मिनिमम जो प्रॉपर्टी लॉस है बस उतनी ही हो सके। तो ये तो बात रही। थर्ड आते हैं एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी थीम है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इशू क्या है? सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ जो है ना कि फॉलिंग लेवल ऑफ एंड सॉल्ट इंट्रूशंस इनटू ग्राउंड वाटर, यानी कि जो हमारी सॉल्ट इंट्रूशंस है, यानी कि जो सॉल्ट हमारी बनते जा रही है उसके कारण क्या हो रहा है कि वो ग्राउंड वाटर में भी जाके मिक्स हो रही है। हाई फ्रिक्वेंसी है, साइक्लोन्स वगैरह आप देख ही रहे हो, ड्रॉट, फ्लड, ये तो हर एक साल आती है, जिससे कि हमारी क्रॉपिंग साइकिल्स जो है ना वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। अभी जो उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न चल रही है,
जिसको अभी आप खरीफ भी कह सकते हो। तो इसमें क्या है ना कि पूरी तरीके से वो बर्बाद हो जाएगी। रिकमेंडेशन दिया गया है कि हमें डीकार्बोनाइज करनी चाहिए एग्रीकल्चर को, और ये क्लाइमेट मिटिगेशन मेजर से ही कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाओ, और जो एटमॉस्फेयर में जितने ज़्यादा कार्बन की अवेबिलिटी है वो सारी जो है यहाँ पे सिंक हो जाएगी, यानी कि जो फॉरेस्ट है उसमें आके वो सिक्वेस्ट्रेस हो जाएगी। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, यानी कि हम लोग को सॉइल स्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेटर करनी है, ऑर्गेनिक मैटर पे फोकस करना है, मॉइस्चर को पे फोकस करना है जो कि ड्रायर कंडीशन में होती है। तो ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है। नेक्स्ट जो थीम है वो है एनर्जी और इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है। तो इशू क्या है, वाटर स्ट्रेस है, जो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग को हॉल्ट करती है, एनर्जी जनरेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ वेस्टेज ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा है। तो रिकमेंडेशन दिया गया है कि इंडस्ट्रियल सर्कुलर वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए। वाटर चेंजेस का जो यूज़ है, यानी कि लीनियर प्रोसेस से जो है यहाँ पे आपका जो कंटामिनेशन है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, और साथ ही एक सर्कुलर मोशन में, यानी कि आप लोग देखते हो ना कि पहले वाटर जनरेट हुआ, फिर उसको यूज़ किए, फिर रीयूज़ किए, फिर उसके बाद जो है इस तरीके से रिसाइकिल करके रीयूज़ किए। तो एक साइकिल चलते जाना चाहिए जिसमें कि पानी बर्बाद ना हो, बाकी पानी को हम लोग जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते जाए, और पानी से ही हमारी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, तो इसलिए इस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगेन है यहाँ पे क्या, तो ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि पानी के बिना तो सब कुछ अधूरा है। इशू क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो डिलीवरी ऑफ वाटर और जो सैनिटेशन फैसिलिटी है। आप लोग देखे थे कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, क्यों चल रहा था, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा गंदगी है, हमारे कंट्री में ओपन डेफिकेशन है, लोग जो है घर पे टॉयलेट नहीं बनाते, वो लोग बाहर आते हैं तो बाहर की शौचालय इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग खुले में शौच करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो सैनिटेशन फैसिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, बदतर थी। तो इस यहाँ पे टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस तरीके की स्कीम लाई गई। साथ ही यहाँ पे डिलीवरी ऑफ वाटर, आप लोगों को पता है कि घर तक जो है पाइप्ड जो टैप है वो बहुत सारे घर में, बहुत सारे विलेजेस में अभी तक नहीं पहुंची है। तो सरकार की बहुत सारी योजना ऐसी है जो कि इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि घर तक जो है ना, घर तक नल का जल, इस तरीके का जो है आपका स्कीम लाया गया है कि लोगों तक जो है ना, लोगों के घर तक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जिससे कि उनको जो है काफ़ी दूर तक पानी लाने के लिए जाना नहीं पड़े। तो ये सारी चीज़ है जो कि इससे क्या है कि आपका जो कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई है ये भी होता है, डिस्चार्ज होती है, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर भी यहाँ पे चला जाता है, स्टॉर्म वाटर भी, जो कि लिविंग इन्वायरमेंट में रहती है। रिकमेंडेशन दिया गया है कि हमें एक अच्छे से वाटर प्राइसिंग करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो कमिटमेंट है कि हम लोग एक बेसिक अमाउंट ऑफ वाटर सबको प्रोवाइड करेंगे, तो ये तो होनी ही चाहिए। साथ ही ये जो है शेयर्ड बेनिफिट होनी चाहिए, जो भी रीजनल वाटर रिसोर्सेज है तो वो सारे स्टेक होल्डर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, और जो वाटर सेंसिटिव सिटी है उसको डेवलप करने पे फोकस करें। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो यहाँ पे जो आपका फोकस किया गया है कि टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होना चाहिए। इशू क्या है कि एक न्यू टूल की जो जनरेशन है उसको यहाँ पे प्रमोट करना, और इसको अप्रोच कैसे करना, तो हम लोग को अपने यहाँ पे R&D को, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एडवांस करना होगा। जो इम्प्लीमेंटेशन है आज के डेट में जो नॉलेज की और टेक्नोलॉजी की, उसको एक्सेलरेट करनी होगी सारे कंट्रीज़ में और सारे रीजन्स में। रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो सेटेलाइट बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन है ये हमें हेल्प करेगी कि किस तरीके से हम लोग प्रेसिपिटेशन के ट्रेंड्स को देख पाएंगे, इवापोर ट्रांसपिरेशंस को, स्नो और जो आइस कवर है मेल्टिंग हो रही है, साथ ही रन ऑफ स्टोरेज है, जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल भी है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सेटेलाइट बेस्ड जो अर्थ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि अर्थ को माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्व करती है और उसके थ्रू इमेजेस दिया जाता है, फिर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके तहत जो है हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। सिटीजन साइंस होनी चाहिए, क्राउड सोर्सिंग जो है, ये सारी पोटेंशियल है जिसके थ्रू हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थीम है यहाँ पे वाटर गवर्नेंस, जो कि हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रेजिलिएंट भी कर सकते हैं। तो इशू क्या है कि सेक्टोरल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि यहाँ पे चीज़ें जो है ना छोटी छोटी भाग में यहाँ पे टूटते जा रही है, और ब्यूरोक्रेटिक कंपटीशन, यानी कि जो जितने भी सिविल सर्वेंट है उनके बीच में अलग सा कंपटीशन है कि उनके पास एक सीरियस चैलेंज है कि कैसे वो इस सारी चीज़ों को जो है इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि एक अच्छा खासा पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनको डिस्कस करना चाहिए, और जो क्लाइमेट से निकलने वाली जो भी रिस्क है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से हमारी ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रही है, लॉस हो रही है, उसके कारण सी वाटर जो लेवल है वो बढ़ती जा रही है, उसके कारण जो कोस्टल लेवल में रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनकी लाइवलीहुड और इकोनॉमिक चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपकी अनबैलेंस हो रही है। फिर हमारे जो मैराइन इकोसिस्टम है उसमें जो वाटर लेवल राइज हो रही है तो उसमें अलग सा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हम लोग शाम में जो है कल डिस्कस किए थे
कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रही है उसे हमारी जो है कोरल पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है, मराइन इकोसिस्टम भी हमारी डिक्लाइन हो रही है। तो ये सारी जो है कार्बन क्लाइमेट से निकलने वाली रिस्क है जिसको मैनेज करना है, प्रायोरिटाइज करनी है, हमें रिस्क रिडक्शन करनी है, जो कि जितने भी सोशली वल्नरेबल ग्रुप हैं। तो जैसे लोग कौन कौन वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के वीकर सेक्शन है, हमारे यहाँ के बच्चे हैं, हमारे यहाँ के वीमेन है। तो इन सारे लोगों को जो है ना जितनी भी रिस्क है उनको यहाँ पे कम करना है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें एक अच्छा खासा इक्विटेबल पार्टिसिपेटरी मल्टी स्टेक होल्डर्स जो अप्रोच लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में वाटर को सही तरीके से गवर्न कर सके। इट मीन्स कि वाटर को कैसे यूज़ करना है, कैसे स्टोर करना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज कम्युनिटी के लिए, क्लाइमेट नेगोशिएटर्स के लिए, कि वो यहाँ पे एक अच्छा खासा अटेंशन दे कि कैसे वाटर की रोल होनी चाहिए, कैसे वाटर का रोल होता है, और यहाँ पे सेंट्रल इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि जो भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से होने वाली क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जाए। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर कम्युनिटी फोकस जो है वो अपने एफर्ट्स को यहाँ पे लगाए, जिससे कि जो वाटर के इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ बोथ एडेप्टेशन और मिटिगेशन, इसके ऊपर प्रमोट करना है। एक अच्छा खासा यहाँ पे वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट को प्रपोज करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, और यहाँ पे हमारी जो मीन्स है वाटर के लिए कि इसको प्लान करना है, इंप्लीमेंट करना है और मॉनिटर करना चाहिए जितने भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है गाइज, अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में शेयर कर सकते हैं। और भी लेसन PT365 की चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सारी लिंक मैं प्रीवियस जो है वहीं पे आपको शेयर कर देती हूँ। और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको मेरे आगे आने वाले लेसन की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। थैंक यू।